Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों, जो एकदम तड़कती भड़कती और समझ से परे केमिस्ट्री है ना सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बीच में, वो बड़े ही लंबे समय से चर्चा का विषय है। एक और जहां नफरत करने वाले लोग कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अत्यंत ही ऑप्टिमिस्टिक और दिमागदार लोगों ने डिजिटल फाइनेंस की एक नई कैटेगरी ही बना डाली है, CDFI नाम से। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य राजा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की दुनिया के एक उभरते हुए नए राजकुमार के बारे में, जो कि है CDFI। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो CDFI एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो कि प्राप्त होता है प्राचीन सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कुछ कणों को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कुछ प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ने पर। CDFI टर्म का शुरुआती तौर पर प्रयोग किया था बाइनेंस के CEO चैंगफेंग CZ Zhao ने, जब उन्होंने सितंबर 2020 में बाइनेंस की बाइनेंस स्मार्ट चेन अनाउंस की थी। कई निवेशक ऐसे हैं जो कि DeFi के कुछ एलिमेंट्स को अपनाना जरूर चाहते हैं पर प्रतिकूल परिस्थितियों से डरते हैं। ऐसे निवेशक CDFI को बड़े ही प्रेम से अपना सकते हैं एक सुरक्षित अनुभव के लिए। CDFI जो है वो कई लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, यील्ड फार्मिंग टूल्स, लिक्विडिटी एग्रीगेटर्स और लेंडिंग प्रोटोकॉल्स। फाइनेंस के BSC चेन ने शुरुआत की थी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बीच की जो दूरी है ना, इसको कम करने की और इसकी शुरुआत हुई $100 मिलियन के एक सीड फंड से, जिसको कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बीच में और कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फाइनेंस ने अपने यूजर्स को अपने खुद के BNB टोकन को स्टेक करने की अनुमति दी और इसके बदले जो बाइनेंस के खुद के द्वारा बैक्ड प्रोजेक्ट से उनके कल्टीवेटेड टोकन्स कमाने की खुली आजादी दी अपने सारे यूजर्स को। अब इसके कारण से यूजर्स को फायदा मिला डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। बिना DeFi के जो प्रोटोकॉल्स और नियम कानून होते हैं, उनको डायरेक्टली डील करने का जो बोझ था, उसको बिना झेले वो फायदा उठाता। अब इस सिस्टम ने अट्रैक्ट किया अन्य नेटवर्क्स को कि वो अपने सिस्टम्स को ट्वीक करे ताकि उसमें कुछ DeFi के भी हिस्से हो और उसमें जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के कुछ कण हो वो यूजर्स द्वारा एक्सेसिबल रहे। नैस्डैक के अनुसार DeFi की करंटली $250 बिलियन की टोटल जमा पूंजी है, टोटल वैल्यू लॉक्ड के अंदर, जिसको TVL कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो तो और बड़ी ट्रिलियंस की संख्या को हैंडल करने का आदी है और ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप की वैल्यू $100 ट्रिलियन के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि DeFi की करंट वैल्यू से तो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए बाइनेंस जैसे ब्लॉकचेन्स और नए व्यक्तियों का भरोसा जीतने के लिए अपना ट्रस्ट एक ऐसी चीज पे लगा रहे हैं जिसमें पहले से ही उपभोक्ताओं का भरोसा है, और वो है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। मई 2022 में एवरीनेट, जो कि एक वित्तीय सर्विसेज देने वाला प्लेटफॉर्म है, उसने अपना मर्जर अनाउंस किया वेलो लैब्स के साथ, जो कि क्रिप्टो के जगत में डीप तक घुसा हुआ है। अब वेलो लैब्स जो है वो एक नामी गिरामी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टो जगत में जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज है उनको और आसान करना है। एवरीनेट की टीम लाई अपना गहरा क्रिप्टो से जुड़ा हुआ ज्ञान, और वहीं जो वेलो की टीम थी उनके पास पहले से एक्सेस था इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स का, और इन दोनों के सामंजस्य से एक शुद्ध CDFI इकोसिस्टम का बनना संभव हो चुका है। मर्जर के समय पर दोनों ही कंपनीज ने इस बात पर बड़ा ही भरोसा जताया कि मर्जर के बाद जो नया वेलो होगा वो CDFI की जगत में एकदम शीर्ष पर होगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते यूनिजन, एक CDFI क्रिप्टो एक्सचेंज ने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज किया प्राइवेट इक्विटी ग्रुप ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स GEM से। बाइनेंस चेन पर बना ये प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के फीचर को मिलाकर लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर करता है। अब आइए देखते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई क्रिप्टो के जगत में पिछले कुछ दिनों में। Web3 के जगत में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ये हुआ कि सोलाना लैब्स ने अपना एक क्रिप्टो सेंट्रिक स्मार्टफोन अनाउंस किया, जिसका नाम सागा होगा। एक क्रिप्टो वॉलेट जिसका नाम होगा सोलाना पे, वो पहले से प्री लोडेड होगा इस स्मार्टफोन पे, जिसकी मदद से ये ट्रांजैक्शंस को कर पाए QR कोड्स की मदद से। एक सीड वॉल्ट भी इस फोन में होगा ताकि वो सुरक्षित रूप से स्टोर कर सके सारी प्राइवेट कीज को, जो कि इस एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे स्टोर होंगी।
यह फोन लोडेड आएगा एक प्रो वेब3 डिसेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर से, जिसमें काफी सारे डी एप्स होंगे। चाइना का क्रिप्टो के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है वो एक नई ऊंचाई पे पहुंचा जब उन्होंने अपने व्हाट्सएप जैसे ही ऐप जो वीचैट है उनके पास, उस पे क्रिप्टो संबंधी जितने भी अकाउंट थे उनको बैन करना शुरू कर दिया है। यहाँ भारत में कॉइन DCX, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इंडिया के फाइनेंशियल वॉचडॉग डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ED ने समन किया है। इन एक्सचेंजेस पर मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉज के वायलेशन केसेस को प्रोब किया जाएगा। दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने अपनी गतिविधियां थोड़ी सी कम कर दी हैं जब से 1% TDS रूल इन्फोर्स किया गया है। इस रूल के अंतर्गत क्रिप्टो खरीदने, ट्रेड करने और अपने वॉलेट में डिपॉजिट करने पर हर स्टेप पर उसकी वैल्यू के अनुसार 1% टैक्स काटा जाएगा। जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंडियन एक्सचेंजेस पे वजीरेक्स, कॉइन DCX, BitBNS और ज़ेप पे है, वो गिर के $5.6 मिलियन के करीब हो गई है, जो कि 44 करोड़ के आसपास है पिछले कुछ दिनों में। और जून तक भी भाई ये वॉल्यूम जो थी $10 मिलियन के आसपास थी, जो कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए के आसपास थी। और यार वैसे ही ग्लोबल क्रिप्टो सेंटिमेंट जो है वो रिसेशन के डर से अभी थोड़ा हिला हुआ है। कॉइनबेस, वॉल्ट, eToro जैसी कंपनीज ने अपने काफी एम्प्लॉयज को फायर तक कर दिया है ताकि वो अपने बिजनेस को चालू रख सकें। दोस्तों, इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के नीचे रहा, $910 बिलियन के करीब। बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 के आसपास रही, जो कि 16 लाख के आसपास होती है, और ईथर का प्राइस $1100 के आसपास रहा, जो कि 90,000 रुपए के आसपास है। स्टेबल कॉइन्स जैसे कि बाइनेंस USD कॉइन और टेथर, उन्होंने कॉन्स्टेंटली उतार चढ़ाव देखे, और वहीं डोज और शीब ने भी सिर्फ लॉसेस ही दिखाए। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मार्केट जो थी वो 1.40% ऊपर गई, इथेरियम 3.39% ऊपर गया, एल्गोरैंड भी 1.73% ऊपर गया, बिटकॉइन ने भी 1.82% की बढ़त देखी, और ऐसे ही शिबा इनू ने भी 1.45% की बढ़त देखी। थोड़ी थोड़ी बढ़त सोलाना ने भी देखी 2.59% की। सबसे ज्यादा लूज किया न्यूमरेयर ने 3.92%, कर्व डाउ टोकन ने 2.85%। दोस्तों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइन स्विच ऐप को, जिसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, इस एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको कुछ भी जानना है तो अपने डाउट्स को छोड़ जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.